हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आपने देख ही लिया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक चाल आ चुकी है और सूनर और लेटर हमको बहुत जल्दी आने वाले कुछ सेशंस में करेक्शन आती नज़र आ सकती है, चाहे वो हमारे लेवल से हो या हमारे लेवल से थोड़ा ऊपर से हो। अभी तक आपने देखा बढ़िया हमारे लेवल से करेक्शन आती नज़र आ रही है। तो अब जब ये करेक्शन शुरू हो चुकी है और यहाँ से अच्छा फॉल भी हमें देखने को अब तक मिल चुका है, तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, किस तरह की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आपको याद होगा हम बताते आ रहे हैं, जब तक 17,250 का एरिया ये होल्ड कर रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही ऊपर अच्छा करता चला जा सकता है। एक करेक्शन की उम्मीद भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि हम उसके बहुत करीब हैं। या तो 17,700-800 से निकल जाएगा नीचे की ओर, वो करेक्शन कर लेगा, या 18,300-400 का जो एकदम प्रॉपर आपको पता है हमारा फाइनल एरिया है, जिसके ऊपर निकलते ही बॉटम कंफर्म होने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। उस एरिया से भी करेक्शन हो सकता था, मगर आप देख पा रहे हो जैसा हमने बात की थी, ये जो रेजिस्टेंस हमने दिया था एग्जैक्टली वहीं से गिरता नजर आया है। इसके ऊपर जा भी नहीं पाया है, जबकि आप जानते हो रेजिस्टेंस एरियाज जो हमारे होते हैं वो एरियाज होते हैं, ऊपर हाई लगा के थोड़ा ऊपर जाके भी ये करेक्ट कर सकता था। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इस रेंज में घुसने से पहले भी ये करेक्ट कर सकता था। तो ये सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि एग्जैक्ट लेवल नाम की कोई चीज स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। सो कुल मिला के बढ़िया से हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी काम किया है, हमारे सपोर्ट एरियाज भी फिलहाल काम करते नजर आ रहे हैं लकीली। अब क्या हो सकता है, अब देखिए जब वो करेक्शन स्टार्ट हो ही गई है तो मेरे हिसाब से यहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके उसको इसे निपटा लेना चाहिए। क्या कोई आइडिया दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा उसकी भी श्योरिटी नहीं कह सकते हम, लेकिन अंदाज़ा हमारा यही है कि 250 की साइड मोस्ट प्रोबेबली ये शायद नहीं आएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये करेक्शन यहीं कर लेता है तो आप देखोगे आने वाला जो ये वीक है, यानी कि आप कह सकते हो नेक्स्ट 5-7 सेशन में ही ये अपनी करेक्शन कहीं पूरी करके ऊपर ही निकलता बिल्कुल नज़र आ सकता है। वरना अगर इसके नीचे टिकने की कोशिश करता है तो फिर आपको पता है वो नए लोस की जो हम बात करते आ रहे हैं वो अभी भी पूरी प्रोबेबिलिटी फिनिश नहीं हुई है, वापस नए लो फिर दिखाने ये बिल्कुल जा सकता है। इसीलिए हमारे लेवल्स का होल्ड करना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ हम इस मार्केट में देख रहे हैं अपसाइड मोमेंटम। सो अगर इसे ऊपर अभी जाना है, यही कहीं करेक्शन करके आप देखोगे ऊपर के एरियाज की ओर बड़े आराम से निकलता ये आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के बारे में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, जब तक ये सपोर्ट एरिया फॉलो हो रहा है तब तक ये सेफ है। गलती से अगर कट गया तो बहुत ही डीप कट इसमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हम ये हर वीक लगभग बताते चले आ रहे हैं। अभी तक आप देख रहे हो उसको काटा नहीं है और शानदार परफॉर्मेंस दिखाता नजर आया है। इसके बावजूद हम ये कहते आ रहे हैं थोड़ा इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ भी खराब होना है, अगर यहाँ से वापस चीज़ें घूमनी है, तो याद रखिए बैंक निफ्टी वो पहला इंडेक्स होगा जो ज़्यादा गिरता नज़र आएगा, यानी मेजर कंट्रीब्यूटर में से एक तो वो हो ही सकता है फॉल करने में। इसीलिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक हमारा ये एरिया 41,900, 42,000 इसको डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे। अभी तक आपने देखा है डिसाइसिव नाम की चीज़ तो यहाँ नज़र नहीं आ रही है, हालांकि लास्ट 1-2 डेज़ में इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी है, मगर जो दूसरा एस्पेक्ट होता है हमारा, वो आप जानते होंगे जो पहले से हमारे चार्ट्स हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं, कैरेक्टर होना ज़रूरी है। तो कैरेक्टर यहाँ पे मिसिंग है। क्या मतलब है इसका मतलब साफ है कि या तो अब जो ये हाइज़ हैं इसके ऊपर अच्छे से निकलता नज़र आए, एक बार इसके ऊपर निकल गया, इसमें फिर आपको सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। 2-3 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी अगर आप देखते हो कि इस लेवल के ऊपर जो कि 42,500 है आती नज़र आती है, तो आप समझ जाना कि फिर ये इस लेवल के नीचे सिर्फ करेक्शन करने ही आ सकता है और उसके बाद ये अच्छा ही हो जाएगा और हर करेक्शन में हमें बाय ही करने की सोचनी चाहिए। इस एरिया को अब हम यहाँ की बजाय यहाँ फॉलो करेंगे, दिस वन।
इसको अब 40,600 40,500 के नीचे नहीं आना चाहिए अगर ये ऊपर अच्छा करना चाहता है। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अब इसको जो है ये एरिया 42,500 के ऊपर 2-3 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी देनी है। इसके बाद हम इसको बिल्कुल मान लेंगे कि ये बहुत अच्छा कर सकता है। और जो सपोर्ट बाइंग वाली बात जैसा हम कर रहे थे उसमें एक जो टाई होता है वो सपोर्ट अगर फॉलो करना है तो ये 40,600 का सपोर्ट देखा जा सकता है उस लिहाज से, वरना ब्रेकआउट और कंफर्मेशन की बात तो 42,500 के ऊपर करनी ही बेहतर रहेगा। और अब आ गए हैं हम लोग फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर में आप देख रहे हो जिस तरह की चाल आ रही है वो ये हमें बताने की कोशिश कर रही है कि जो हम लोग यहाँ पे बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें कोई चेंज नहीं है और फार्मा सेक्टर बिल्कुल अच्छा करना चाह रहा है। इस तरह का बिहेवियर इसने अभी तक हमें दिखाया है। पर क्या हम श्योर हो सकते हैं? डेफिनेटली हम श्योर नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि इसने एक बार हमारे लेवल ब्रेक करके एक वो आप कह सकते हो कंफ्यूजन पैदा कर दी है। इसीलिए हम ज़्यादा अभी खुश इसमें नहीं हो सकते। हाँ, एक चीज़ ज़रूर की जा सकती है, जैसे ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है और हर करेक्शन में हम बाय ऑन डिप्स की बात करते आ रहे हैं, तो अब फार्मा सेक्टर भी उस कैटेगरी में गिना जा सकता है कि अगर कोई भी करेक्शन आती है तो हमें एटलीस्ट इस लेवल के साथ जो कि 11,950 12,000 आप कह सकते हो, एक बार ध्यान दिया जा सकता है। यानी कि कोई भी करेक्शन अगर हमें फार्मा सेक्टर में मिलती है तो उस करेक्शन में हम इस लेवल के साथ 11,950 12,000 इसके साथ देखना चाहें तो एक बार ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये इस तरीके से कोई प्रायोरिटी वाला सेक्टर नहीं है। अभी भी हम इसमें बॉटम सर्च आउट कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। बट क्लैरिटी तो फिलहाल इंडेक्स में भी हमारे नहीं है, निफ्टी में भी नहीं है। तो अब जब इस तरह का ये बिहेवियर दिखा रहा है तो एक वो लीप ऑफ फेथ आप कह सकते हो हम इस पे रख रहे हैं और हम इस सपोर्ट के साथ बिल्कुल इसमें ध्यान दे सकते हैं। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में भी आपको याद होगा दोस्तों, हम फार्मा सेक्टर की तरह बिल्कुल भी दूर रहने की बात करते आ रहे हैं। कोई क्लैरिटी ना ही फार्मा में है ना ही मेटल में है। और इसके लिए हमने बात की थी कि जो नीचे के लोज को देखकर दोनों में ही ध्यान देना चाहे वो दे सकता है, क्योंकि पूरी मार्केट में एक अच्छा बाउंस, एक अच्छी रैली जो एक्सपेक्टेड है वो आ रही है। अभी तक आपने देखा है उस केस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में ही, फार्मा में या मेटल में, बढ़िया चाल आती नजर आई है। दोनों ही ठीक ठाक काम करते नजर आ रहे हैं। जो लो पहले हमने बात की थी कि इस लो के साथ कोई देखना चाहे किसी भी इंडेक्स में वो देख सकता है, वही लेवल हम अब रिवाइज कर रहे हैं मेटल में। यानी मेटल अब तब तक ठीक काम कर सकता है जब तक ये इस एरिया के ऊपर काम कर रहा है जो कि आ रहा है करीब 5430 5420 के आसपास। जी हाँ, इसका मतलब ये है जब तक इस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, ये 1-2 डेज की सस्टेनेबिलिटी नहीं देता इसके नीचे, तब तक ये अच्छा करता बिल्कुल चला जा सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। याद रखिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम ओवरऑल जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, नए हाइज की बात कर रहे हैं, उसका ट्रेंड क्लियर हो गया है। बिल्कुल नहीं, अभी इसको बहुत कुछ बताना बाकी है। लेकिन चूंकि मार्केट में पूरा एक अच्छा बिहेवियर दिख रहा है, वो जो चाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में, हो सकता है इन इंडेक्स में भी और वो चाल आती नजर आए। तो उस एक अपॉर्चुनिटी का जो एक छोटी बहुत मूव बाकी सभी इंडेक्स में मेटल की तरह आ सकती है, उसी के लिए हम इन लेवल्स को दे रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड के लिए ना ही फार्मा अभी क्लियर है और ना ही मेटल में किसी तरह की क्लैरिटी नजर आ रही है। और बिल्कुल सेम चीज़ आपको याद होगा, एनर्जी सेक्टर के बारे में भी हम बात करते आ रहे हैं कि इस लो के साथ जो देखना चाहे वो देख सकता है। जब तक ये इस लो को होल्ड कर रहा है बाउंस आ सकता है, और लास्ट वीक भी मैं कह गया था और भी आ सकता है, जो आप देख रहे हो आता नज़र आ रहा है। सो इसमें भी वही चीज़ है, कोई इसमें स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं है। जैसे हम फार्मा में लेवल्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही मेटल में और वैसे ही अब एनर्जी में भी बढ़ रहे हैं। ये रहा वो लेवल 17,400 के आसपास। जब तक इन लेवल्स के ऊपर ये होल्ड कर रहा है, ये मान के चलना है कि ये जो बाउंस अभी तक चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो इन्हीं लेवल्स के साथ एक बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान देने की इनमें ज़रूरत है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर।
आईटी सेक्टर में आपको याद होगा हम इस लेवल के बारे में बहुत सारा बात कर चुके थे। 27,700 800 के नीचे इसे नहीं आना चाहिए अगर यहीं से इसे अच्छा करना है तो। लेकिन आपने देखा एक बाहर से न्यूज़ आई, एक एडीआर का इशू आया, वहाँ पे इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण गैप डाउन उस लेवल के नीचे होता नजर आया। तो अब क्या हो सकता है, अभी भी देखिए वही चीज़ है जैसा आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब यही है बस इस लेवल की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है और कुल मिलाकर जो हमने पहले से ही रेंजेस डिफाइन कर रखी हैं जिसमें मार्केट चल रही है और चलती चली आ रही है, ये अभी भी कंटिन्यू करता नज़र आ रहा है। सो सिंपली जब तक इन लोज के ऊपर टिका हुआ है, जब तक इसके नीचे 2-3 डेज़ की क्लैरिटी नहीं आती, सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, तब तक यही मान के चलना है कि अब आईटी सेक्टर यहाँ से भी अच्छा करता नज़र आ सकता है क्योंकि रेंज फिलहाल यही चल रही है। और जब तक ये रेंज चल रही है हमें यही मान के चलना है कि रेंज में लोज के पास आता है तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर आता है तो नीचे आना चाहिए। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर में भी आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि हमारा इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि फार्मा सेक्टर की तरह ऑटो ने भी हमारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया था और दोनों ही हमारे लेवल्स को ब्रेक करने के बाद बढ़िया परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। और उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, हम बात भी यहाँ करते आ रहे थे कि एक करेक्शन की जो एक्सपेक्टेशन है वो फार्मा हो या ऑटो पूरी हो चुकी है, बट स्टिल हमारे लेवल ब्रेक कर दिया तो हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया इनको किनारे करने के। बट अब क्या देख रहे हो आप, उसके थोड़ा नीचे गया लेवल के और वहां से बढ़िया से घुमा के एक शानदार रैली देता नजर आ रहा है। फिलहाल लेवल हमारे सेम है 12,300-400 के एरियाज के साथ ही इसमें हर करेक्शन में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बिल्कुल बनाई जा सकती है। कहीं कोई प्रॉब्लम फिलहाल इसमें भी नजर नहीं आ रही है। और अब आ गए हैं एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। एफएमसीजी हमेशा से डिफरेंटली काम करता आया है, जैसा हम आपको बताते आ रहे हैं कि ये अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। जब मार्केट में नए लोज लगे तब एफएमसीजी ने अपने पुराने लोज को ब्रेक नहीं किया है और बढ़िया से यहाँ से होल्ड करते हुए ऊपर की ओर निकलता चला जा रहा है। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम बस यही कर सकते हैं, लेवल्स को चेंज करते चले जाना है। जी हाँ, क्या हो गया लेवल्स, एक पहला चेंजेस जो ये है, जो हमारा पुराना एरियाज था इंपॉर्टेंट लेवल का वो अब ये हो गया है 45,000 के आसपास। जी हाँ, 45,000 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम ये मानेंगे कि जो भी करेक्शन ये करना चाहे प्राइस में या टाइम में, यही काम करके ये वापस ऊपर ही बिल्कुल चलता नजर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसीलिए अब जो ये लेवल लगा हुआ है ब्रेकआउट वाला, इसको लगाए रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। हर करेक्शन में बस हम यही देख सकते हैं, जब तक 45,000 के ऊपर है तब तक ये बढ़िया ही आने वाले समय में करता बिल्कुल नज़र आ सकता है। मगर याद रखिएगा उसके पहले थोड़ी बहुत करेक्शन अगर ये करना चाहे तो ये बिल्कुल करता नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में आपको याद होगा हमने बात की थी, जब तक 3450-60 का एरिया होल्ड कर रहा है तब तक तो खास प्रॉब्लम नहीं है। बाउंस जैसा सभी इंडेक्सेस में आ रहा है, पीएसयू बैंक भी दे सकता है और वो देता भी आपको नजर आ रहा है। सो कुल मिला के पीएसयू बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, ट्रेंड के नाम पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बाउंस और ऊपर आना चाहे, जैसा हम बात सब में करते आ रहे हैं, बिल्कुल आ सकता है, कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रेंड के लिए बैठे हुए हैं कि अच्छा मूव आने वाला है यहाँ से और नए हाइज लगते नजर आएंगे, तो उसके लिए किसी तरह की क्लैरिटी का होना ज़रूरी है, जो फिलहाल पीएसयू बैंक में नहीं नज़र आ रही। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। और रियल्टी सेक्टर जैसा हमने बात की थी आपसे कि बाउंस सब में आ सकता है, लेकिन इसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। आपको पता है कि चाहे फार्मा हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे रियल्टी हो, इन सब से ही हम बढ़िया परफॉर्मेंस की उम्मीद करते आ रहे हैं। खासकर रियल्टी के बारे में हम यहाँ बताते चले आ रहे हैं कि इससे बहुत उम्मीद है, पीएसयू बैंक जैसा ही ये परफॉर्मेंस दे सकता है, कोई डाउट नहीं रहा मुझे। लेकिन जब इसने भी बाकी फार्मा और एनर्जी की तरह हमारे लेवल्स को ब्रेक किया तो उसके बाद से इसने भी हमें वो कन्फ्यूजन दे दी थी। लेकिन अभी क्या देख रहे हो आप, क्या अब बहुत लेट हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्तों। यही मैं आपको बताने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ कि अगर इसको अच्छा करना है तो ये कभी भी अच्छा करना शुरू करेगा,
कोई डिले नहीं होगा उसमें, क्योंकि जो भी चाल आएगी उसके बाद की हर करेक्शन में हम ट्राई कर सकते हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरह का इसने बिहेवियर दिखाया है, पूरी उम्मीद है कि अब इसमें ये लोज जो लगे हुए हैं वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने चाहिए। जी हाँ, इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होने चाहिए और हर करेक्शन हमें बाय के लिए ही देखना चाहिए। तो इसमें भी अब जो हमारा एक लेवल है वो ये रहेगा, जब तक ये 395 के ऊपर है, याद रखिए, तब तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर करेक्शन में ये बाय ऑन डिप्स के लिए ही इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। मगर फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। सो क्वांटिटी हमेशा हमें कंट्रोल में ही देखनी चाहिए। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब कंक्लूजन में समझ लेते हैं सबसे पहले इन्हीं सेक्टर्स के बारे में जिनका चार्ट्स हम देख के यहाँ पे आए हैं। सेक्टर्स में जैसा आपने देखा है, बहुत ही बढ़िया चाल लगभग सभी सेक्टर्स में आती नज़र आ रही है। कुछ कम या ज़्यादा वो आपको याद होगा, इस चाल के शुरू होने से पहले से हम बात कर रहे थे कि इस वक्त किसी सेक्टर का नाम लेना या किसी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना कोई मतलब नहीं है उसका। हर सेक्टर में हमें एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है और अब आप देख रहे हो लगभग सभी सेक्टर्स के ज़्यादातर स्टॉक्स, मुझे कहना चाहिए, उनमें चाल आ रही है। कहीं कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, राइट। पर इसके बावजूद कुछ सेक्टर्स में ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं आज आपके सामने ज़रूर बताना चाहूँगा, जो इस वीक तक अब हमें अपडेट मिल चुका है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसमें अभी भी ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक चाल बहुत अच्छी दे दी है, इसलिए हम एक होप की तरह उसमें एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अब काम करने की कोशिश करेंगे कि चलो एक छोटे स्टॉप लॉस से ट्राई करें। तो किसी भी तरह की करेक्शन में जो लेवल्स हमने दिए हैं फार्मा सेक्टर में हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही कॉशियसली फार्मा में हमें भी ध्यान देना है, क्योंकि लेवल ब्रेक करके आया और बहुत ज़्यादा नीचे गिरा नहीं था, इसलिए थोड़ा सा अभी भी हमें डाउट है। सो कुल मिला के मोटा मोटी इंडेक्सेस में, सेक्टर्स में देखा जाए सब ठीक है, सब में ऊपर चाल आ रही है। अब मार्केट में करेक्शन का दौर है, तो सब जो चले हैं उनमें करेक्शन आ रही है, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। मेन चीज़ का ध्यान यही रखना है कि जो अभी रीसेंट लोज लगे हैं पीछे लास्ट 10-15 डेज़ में, आप कह सकते हो कि ये जो अप्रैल की शुरुआत में जो हमारे लोज मिले थे, चाहे इंडेक्स हो चाहे किसी भी सेक्टर्स में आप देख रहे हो, उसको ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। वो जिसमें भी ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा आती नज़र आ सकती है, और आईटी उन सेक्टर में से पहला है जो उन लोज को, उन एरियाज़ को काटता फिलहाल नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की। ग्लोबली जैसा आपने देखा, डाउ जोन्स फर्स्ट क्लास तरीके से काम किया है अभी तक। बहुत अच्छी मूव लेने के बाद थोड़ा सा थकता नज़र आ रहा है। लास्ट 4-5 सेशन में कहीं नहीं गया, ना नीचे गया करेक्ट करने, ना ऊपर गया, वहीं पे थोड़ा टाइम बिता रहा है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है डाउ जोन्स भी थोड़ा सा करेक्शन देता नज़र आए। इसी तरह आपने देखा है नैस्डैक बहुत बढ़िया चाल दिया है, बहुत बढ़िया मूव लिया है पिछले कुछ हफ्तों में, अब वो भी दिखा रहा है, उसमें भी रेस्टिंग के साइन नज़र आने लगे हैं। तो हो सकता है वो भी थोड़ा बहुत करेक्ट आने वाले दिनों में करते नज़र आए, तो वो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, राइट। बाकी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था FTSE 100, बहुत ही बढ़िया चाल आपने देखी है, अभी तक हमें दिखाया है, उसमें कहीं कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप डॉलर इंडेक्स देखोगे, जिसमें हमें प्रॉब्लम की उम्मीद नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं वो बाउंस लेता नज़र आ सकता है। हमें बस ये ध्यान देना है कि वो कितना बाउंस लेता है साइज़ में, और अभी तक आपने देखा है बाउंस की शुरुआत होती नज़र आ रही है, लेकिन बहुत बड़ा बाउंस अभी तक नहीं आया है। तो अभी कोई ख़ास प्रॉब्लम डॉलर इंडेक्स भी पैदा नहीं कर रहा है। बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी बाउंस बहुत बढ़िया से लेता नज़र आ रहा है। अब इसमें देखने का समय पहले ही आ गया है कि क्या ये बड़ा बाउंस लेने जा रहा है या कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है, या एक नॉर्मल बाउंस है ये। बस हमें यही मेजरमेंट करना है और उस पर ध्यान देना है। तो फिलहाल डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पूरी तरह से हमारी वॉच में है, इन पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखें, कहीं कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। सो अब बात कर लेते हैं अपने सुपरस्टार इंडेक्स निफ्टी के बारे में। लेकिन निफ्टी के बारे में बात करने से पहले एक सवाल का जवाब यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल लगा वो, और जेन्युइन भी लगा,
तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म सबसे बेटर है उसका जवाब देने का। क्वेश्चन ये था कि अभी जितना मार्केट में चाल आ रही है और बढ़िया सब कुछ हो रहा है, अब करेक्शन भी आ रही है, तो जैसा जैसा हम यहाँ बात करते आ रहे हैं वो तो ठीक है मिस्टर अभिजीत श्रीवास्तव, लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 19,000 20,000 उस साइड अगर नहीं पहुँच पाता है ये और पहले ही ये गिरना शुरू कर देता है तो फिर क्या होगा? शरद जी, इसके बारे में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि मार्केट में देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, राइट? तो जब आप ये देखते हो कि मार्केट जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 19,000 20,000 सूनर और लेटर जाता नज़र आ सकता है, हमने उसमें ये भी बात की है कि अभी इसमें बहुत सारे पहलू ओपन हो गए हैं। जो सिनेरियोज़ याद कीजिए हमने क्या बात की थी कि शायद अगर वो पहला सिनेरियो 15-14,000 साइड जाता नज़र आएगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो सारी प्रॉब्लम हो ही जाएगी, फिर हम देखेंगे वो नीचे कहाँ तक जाएगा। वो अगर सब कह रहे हैं अगर वो हो जाता है तो हम मान लेंगे। अगर 17,000 का लेवल कट जाएगा, आपने देखा वो लेवल नहीं कटा, 1000 पॉइंट की चाल ऑलमोस्ट वहाँ से आ गई हमें देखने को मिली, राइट? लेकिन जो हमारा अगला सिनेरियो था जिसकी हमने बात की थी कि हो सकता है ये 19-20,000 तक जाए मगर उसके आगे ना जा पाए, क्योंकि वो जो पेन जैसा मैंने कहा उसका पेन जो आप कह सकते हो उसका इफेक्ट जो है वो लंबा चल सकता है। यानी उसकी एक संभावना ये थी कि हो सकता है यहाँ पे पूरा 2023 बीत जाए, कुछ पार्ट 2024 का भी बीत जाए और ये यहीं पे काम करता नज़र आ सकता है। ऊपर 19-20,000, नीचे 16-17,000, इस तरह की एक ब्रॉडर रेंज में काम करता नज़र आ सकता है, राइट? तो अगर आपका सवाल ये है कि क्या 19-20,000 पहुँचे बिना इस तरह का कुछ संभावना बन सकती है, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा आगे सोचने से मैं बस यही कहना चाहूँगा कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हमने क्या बात की थी कि हो सकता है 15-14,000 चला जाए। अब तो बैंक शट डाउन हो रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स अब मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है, हो सकता है नीचे गिर जाए। हम किसी चीज़ को कभी मना नहीं कर सकते मार्केट में, लेकिन आपने ये देखा था हमारी बातों में कि संभावना उस चीज़ की कम है। पेन बहुत ज़्यादा था जिसके लिए हमने ये बात की थी कि अब ये बहुत ज़्यादा ऊपर शायद ना जा सके, लेकिन बहुत नीचे की संभावना हमारे लिए पहले भी कम थी, आज भी कम है और होने को वो आज भी हो सकता है, याद रखिए, ठीक है? तो इसको कैसे हैंडल करना है वही हम आपको यहाँ समझाते आ रहे हैं। लेवल्स ही हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिसके तौर पर, जिसके आप कह सकते हो जिसके साथ हम बहुत अच्छे से हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि स्मार्ट मनी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि वो जो बड़े हैंड्स हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस भी फॉलो करते हैं और उसी के बेस पे डिसीजन लेते हैं। तो ओवरऑल हम फंडामेंटल एनालिसिस भी फॉलो कर रहे हैं, स्मार्ट मनी की चाल को भी फॉलो कर रहे हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और जब हम ऐसा करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं लेवल्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजी होती है, एनालिसिस होती है, रिसर्च के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सच है। लेकिन हमारे लिए अल्टीमेटली निकलता क्या है, हाथ में आते हैं लेवल्स, और लेवल्स ही हमें बताते हैं कि कब स्मार्ट मनी का रुझान मार्केट से या किसी स्टॉक से निकल चुका है। तो उसी लेवल को फॉलो करना है। और क्या है वो लेवल? ओवरऑल जैसा मैंने बताया था, अब इसे 17,250 की साइड आना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो कितनी दूर है, 300-400 पॉइंट्स भी दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा का वो एरिया है। यानी पहली बात तो उस तरफ जाना नहीं चाहिए, और अगर गलती से चला जाता है तो वहाँ पे फटाफट लो लगा के फटाफट ऊपर आना चाहिए। आप ये वही मामला समझ सकते हो कि 17,000 के नीचे, जैसा हमने पहले कहा था 8-9 आवर की सस्टेनेबिलिटी, हम आपको कह रहे हैं 17,250 के नीचे 3-4 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी, दैट्स इट। इसके नीचे इतना भी होता नजर आए, आप समझ लेना एक बार वो नए लोस की ओर जा रहा है। नए लोस की या तो पास या तो नए लो लगाने, यानी कि 16,900, 16,600, 16,500, फिर वो क्या करने जाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन फिर वो मामला सारा बदल जाएगा, वापस हम उसी करेक्टिव फेज में आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम ये मान रहे हैं कि इस चाल की शुरुआत हो गई है, और हो गई है तो अब 250 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। यही बस ये कहना चाहूँगा आखिरी में, अभी ज़्यादा आगे सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोड्स बहुत सारी नज़र आ रही हैं आगे की। तो जैसे जैसे धुंध साफ़ होती जाएगी मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा किस तरफ के, जो आप कह सकते हो, रास्ते को ये चुन रहा है। फ़िलहाल अभी जो नज़र आ रहा है, जैसा मैंने पहले से बता रखा है,
19-20,000 की ओर इसे पहले पहुंचने दें। वहां नहीं पहुंचता है तो कहां से लौट रहा है, किस तरह से लौट रहा है, वो सब चीज़ें चेक करेंगे, फिर आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल 19-20,000 के लिए ही इसको देखना चाहिए और इसमें कहने को कुछ भी नहीं है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।